एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर। आप साथियों, आप सभी के लिए सारे प्रीवियस में पूछे गए एक्सेप्टेड सब क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको बिहार दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे आदि के लिए भी बहुत ही काम आएंगे। चलिए तो आगे इसे देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। और इसका कुछ डिटेल है साथियों, देख लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने करी थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की संस्थापना सामंत सेन ने की थी। यहाँ हेमंत सोन है लिखा हुआ, लेकिन सामंत सेन होगा साथियों। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। हेमंत सेन ने की थी। नेक्स्ट है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने क्या बनवाया था? उसने एलोरा के शिव मंदिर को बनवाया था। एलोरा के शिव मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ये कहा जाता है गुप्त काल को। वल्लभी काल गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, और है कि वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। गुप्त काल के समान था, इसलिए इसे वल्लभी काल कहा जाता था। ने भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसने कहा था? भारत की रुइयों अन्य रुइयों से अधिक सफेद, यह विचार किसने कहा था? यह मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट है, देख लेते हैं मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए थे? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए थे? यह दिनार, ड्रम और रूपक स्वर्ण। दिनार, ड्रम, रूपक, स्वर्ण, ये 4 मुद्राएं हैं और दिया हुआ है कौन कौन से मुद्रे चलाए थे। ये चलाए थे 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 4 नंबर हो जाएगा, या डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 4 गुप्त राजाओं ने जो सिक्के चलवाए थे, ये 2 सिक्के इस प्रकार है जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया था। स्वर्ण, ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। स्वर्ण मुद्रा ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, दिनार और स्वर्ण। चलिए आगे देखते हैं। कुषाण ने किसके सिक्के चलवाए थे? कुषाण ने किसके सिक्के चलवाए थे? ये सोने, चांदी, तांबा, सोने, चांदी, तांबा, ये तीनों सिक्के कुषाण ने चलवाए थे। नेक्स्ट है, कुषाण ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। उसका डिटेल दिया हुआ है। कुषाणों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे और कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है, उसकी डिटेल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। इसका डिटेल है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज की स्थापना करी थी। उसे मारकर शुंग राज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है,
अभिधम के कथावस्तु के बारे में किसने लिखा थी? अभिधम के कथावस्तु के बारे में किसने लिखा था? ये मोगली पुत तिस्म ने लिखा था। नेक्स्ट है इसका डिटेल देख लेते हैं। मोगली पुत तिस्म बौद्ध धर्म के भिक्षुक और विद्वान थे। मोगली पुत तिस्म बौद्ध धर्म के भिक्षुक विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्रा के आध्यात्मिक गुरु भी थे। मोगली पुत तिस्म बौद्ध धर्म के भिक्षुक और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे। अशोक के आध्यात्मिक गुरु और उसके पुत्र महेंद्रा और संघमित्रा उसकी बेटी जो था पुत्री संघमित्रा था महेंद्रा जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए थे, उसके शिष्य भी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस यज्ञ में वैदिक काल को सूरा का प्रयोग किया जाता था? किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? ये सौत्रामणि काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। इसका डिटेल है। नेक्स्ट है हसन निजामी और फख ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? हसन निजामी फख ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण पहली बार 75 में किया था। 1175 में किया था। मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट है इसका डिटेल है, देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का करमौथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज था। करमौथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज था। नेक्स्ट है जिसके काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण कहा जाता था, किसके काल में कहा जाता? किसके काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता? ये जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला को स्वर्ण युग कहा जाता था। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता था? किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता था? ये शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। नेक्स्ट है देख लेते हैं शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण कहा जाता था। इसकी प्रमुख इमारतें थी। ताजमहल आगरा का बनवाया था शाहजहां के द्वारा। लाल किला दिल्ली का शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। जामा मस्जिद दिल्ली का ये शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1858 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात था? यह पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। यहाँ पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। यह अधिवेशन था कोलकाता में हुआ था। इसका डिटेल है 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गौन रहा। 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गौन रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता ये चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है
इसका डिटेल है, देख लेते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 तक, 1936 नहीं होगा साथियों, 1836 तक होगा। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? समुद्री मार्ग के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ये पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था, पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी, नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक रहे थे, ये भी सही। वे कोलकाता के रिपन कॉलेज के संस्थापक रहे, ये भी सही। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी, ये गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये डिटेल देख लेते हैं। उन्होंने आनंद मोहन के साथ मिलकर ब्राह्मण समाज की स्थापना की, ये गलत थी। उपरोक्त में से चौथा कथन गलत। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, न कि ब्रह्म समाज की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, विश्वनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्त ने की थी। इन्होंने इन सब ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजाति के आरक्षण दिया गया है? किसमें आरक्षण दिया गया है? 330 में आरक्षण दिया गया है। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ये पोर्ट ब्लेयर कोलकाता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच है। ये पोर्ट ब्लेयर कोलकाता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की देखरेख में आता है। नेक्स्ट है, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, या केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, केरल हाईकोर्ट के बारे में देख लेते हैं डिटेल। केरल हाईकोर्ट लक्षद्वीप और का हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है, यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन फेरबदल कर सकता है? या संसद द्वारा कानून बनाकर फेरबदल कर सकता है? इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकता है। संसद कानून बनाकर जजों की संख्या को बदल सकता है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10 हो गई और 1960 में 13 हो गया बढ़कर, 1970 में बढ़कर 17 हो गया और 1985 में 25 हो गया। वर्तमान में इसकी संख्या 31 नहीं, ये 33 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। टोटल मिलाकर 34 हो जाता है, 34 हो जाता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? 10 वर्ष तक कम से कम कार्य करना चाहिए, तब उनके योग्य होंगे। नेक्स्ट है, किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है? किस सरकार ने मोदी
सरकार अभियान लॉन्च किया? उड़ीसा सरकार ने मोदी सरकार अभियान को लॉन्च किया है। इसके डिटेल के बारे में देखते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवा दी जाएगी। उत्तम सरकारी सेवा दी जाएगी। इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए आने वाले लोगों से फीडबैक ली जाएगी। फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग दी जाएगी। फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक में से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षा के लिए है, यह है स्टॉकहोम सम्मेलन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षण के लिए है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? यह है मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मैट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। जो मानव गतिविधियों द्वारा जो स्थान खतरे में आते हैं उसको मैट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखे जाते हैं। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है और इसमें हाथियों को सजा कर प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है, मेदम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? मेदम में फाई किस प्रदेश का त्योहार? ये असम का त्योहार है और इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। मेदम में फाई असम के ताई अहोम जनजाति का त्योहार है। ताई अहोम जनजाति का त्योहार। ताई अहोम अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं। पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं। 90 स्टीज रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? 90 स्टीज रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? ये स्थित है हिंद महासागर में स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। 90 ईस्ट रीज की लंबाई 5000 किलोमीटर है। यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये अफीम के लिए प्रसिद्ध है। अफीम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्र के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेलमंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का कुल उत्पादन 75% अफीम हेलमंद में उत्पादित की जाती है। यह 75% दुनिया का अफीम उत्पादन हेलमंद प्रांत के अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में की जाती है। नेक्स्ट है, नोक्लियाई झरना किस प्रदेश में है? नोक्लियाई झरना किस प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। नोक्लियाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट है। इसकी ऊंचाई 1,115 फीट है और मीटर में कहे तो 340 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं पाया जाता है? ये टुंड्रा प्रदेश बायोम में पेड़ नहीं पाया जाता है। इसका डिटेल देख लेते हैं। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध होते हैं।
अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध होते हैं। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा है? चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा है? रेडियो फास्फोरस है। रेडियो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है? यह संख्या में बढ़ जाती है। संख्या में बढ़ जाती है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में कौन सी भारी धातु पाई जाती है? कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? जो विषैले होती है, ये क्रोमियम पाई जाती है। क्रोमियम धातु पाई जाती है जो बहुत ही विषैले होती है। जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वाली असमय सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? वाली असमय सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? ये लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस से संबंधित है। वाली असमय शब्द सर्विस शब्द वाली असमय सर्विस शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है फेड कप। फेड कप डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है। इसका डिटेल देख लेते हैं। फेड कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित महिलाओं का टूर्नामेंट है। जो ITF अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट फेडरेशन द्वारा आयोजित पुरुषों का टूर्नामेंट डेविस कप है। डेविस कप की तरह ही फेड कप महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। आई होप कि अभी सभी साथियों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का क्वेश्चन ऑफ डे है, इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है साथियों। बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? और देख लेंगे कौन कौन जवाब देता है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो थोड़ा बनाऊँगा जो डिटेल के साथ पूरी सीक्वेंस से इसकी चर्चा करेंगे।